अपने फंडल पे होती है। और एजेंट ऑडियंस हम देख सकते थे कि यूसी जो है वो अभी एजेंट सोल फॉर्म में हमें अपनी कहानी बता रही थी। उसके डैड, उसके स्टेप सिस्टर नीना और उसका फियांसी जियांग और जो उसकी स्टेप मॉम थी, सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के रो रहे थे और ये बोले जा रहे होते कि तुम तो अभी बहुत छोटी थी, तुम तो अभी सिर्फ 22 साल की थी, अभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? तब यूसी इनको देखकर ये बोले जा रहे होते हैं, इनकी एक्टिंग देख के ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ऑस्कर दे दे, लेकिन किसी को पता नहीं सच इनकी वजह से आज मेरी ये हाल है। बाकी सबको तो मुझे फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये तो मेरे डैड थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी के लिए, कुछ शेयर्स के लिए मेरी जान ले ली। आज मेरी जान मेरे खुद के डैड की वजह से गई है। और ये मेरा फियांसी, इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे जियान, और ये देखो इसने मेरे साथ क्या किया, ऐसा वो बोल रही होती है। और उसकी सिस्टर जो होती है उसको देखते हुए बोल रही होती है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये इन सब की फेवरेट है और मैं किसी की भी फेवरेट नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा, ऐसा वो सोच रही होती है, रिग्रेट कर रही होती है यूसी। और बोल रही होती है कि आज मेरी मौत हुई है तो सिर्फ मेरा बाप इस पे जिम्मेदार है। और हमें दिखाया जाता है जैसे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उस टाइम पे जो डैड, मॉम और उसका फियांसी प्लस उसकी बहन, सब लोग अपना एक्टिंग बंद करते हैं और बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गया आज तो। सब लोग कन्विंस तो हो गए होंगे कि हमें उसका जाने का अफ़सोस है, लेकिन अच्छा हुआ मर गई। अब अगर ज़िंदा रहती तो हमारा अफ़ेयर इस डिस्कवर कर लेती। और ये सुन के यूशी तो शॉक में। और तभी वो लोग ये बोलने लगते हैं कि अब तो हम आराम से इसके कंपनी को भी हड़प लेंगे और आराम से सब कुछ हमारा होगा। डैड बोलते हैं इसके मॉम को मैंने मारा था, क्योंकि उसकी मॉम को मैं ना मारता तो उसकी पूरी कंपनी मेरे नाम कैसे आ जाती है। जितना भी शेयर्स बचा हुआ था आज उसको मार दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे नाम पे आ जाएगी। टेक्निकली हमने आज बहुत बड़ा तीर हाथ मारा है। यूसी ये सब को सुन के शॉक में आती है और जियान और नीना जो होते हैं वो तो मज़े ले रहे होते हैं, ये बोलते हुए कि अब हमें अपनी लाइफ में आगे प्लान कर लेनी चाहिए बेबी। यूसी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब कुछ करने की। यूसी बोल चुकी थी कि उसकी मौत हो चुकी है और वो जिस फॉर्म में ये सब कुछ सुन रही थी बहुत देर हो चुका था और अभी वो एक डेड बॉडी थी। और हमें दिखाया जाता है यूसी प्रे कर रही थी कि काश उसने सही वक्त आने पर अपना दिमाग चलाया होता तो। और अभी हमें दिखाया जाता है तभी कोई तो आता है, यूशी उसकी तरफ देखने लगती है, जो था इस ड्रामे का मेन लीड सिंह। सिंह आप लोगों के साथ अंदर आता है, वो बोलती है ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंसान के नाम पर जानवर है, ये यहाँ पर आया है, चलो कोई बात नहीं, इतने लोग मेरे जलते हुए घाव में नमक छिड़क रहे तो एक और आके छिड़केगा, लेकिन ये क्या। यूसी देखती है, सिंह आता है और उसके बाद वो बोलता है इन सबको मरवा दो। और सिर्फ यूसी की स्टेप सिस्टर नीना के अलावा बाकी को ऑन द स्पॉट मारा जाता है। यूसी बोलती है यहाँ पर मेरा बदला लेने के लिए आया हुआ है, पर क्यों, ये तो इंसान नहीं जानवर था। जब तक मैं जिंदा थी इसको मैं सबसे ज्यादा हेट करती थी और आज भी करती हूँ। तभी हमें देखा जाता है जो सिंह होता है वो यूसी के डेड बॉडी के पास आता है, बहुत ज्यादा मायूस होकर उसे देखने लगता है, बहुत ज्यादा इमोशनल था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंह उसे देखता है और वो बोलता है यूसी अपनी आंखें खोलो। और उसके बाद वो अचानक से रोने लगता है और वो बोलता है गलती मेरी है, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे साथ थी तब तक ही सेफ थी, जैसे मैंने तुम्हें जाने दिया तुम्हारी खुशी के लिए और ये सब कुछ हो गया। काश उस दिन मैंने तुम्हें जाने ना दिया होता। मुझे पता है तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती, नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया हुआ है ना। डोंट वरी, तुम्हें कंपनी देने के लिए आ चुका हूँ, तुम अकेले नहीं होगी, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है यहाँ पर अकेले मैं हूँ। और उस टाइम पे यूशी तो शौक में कि ये क्या बोल रहा है। वो बोलता है मैंने इस लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, ज़रूरी नहीं है तुम भी मुझे प्यार करो, मेरा प्यार काफ़ी था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इस जन्म में साथ नहीं रह सकते तो मरने के बाद शायद साथ रह पाएँ। और अचानक से उसके मुँह से खून आने लगता है। वो बोलता है जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान जा चुकी तो मुझे समझ में आ चुका था कि मेरा जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी पॉइजन कंज्यूम किया हुआ है और मैं बस तुम तक आना चाहता था। यूसी तुम आराम से सो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं मरने के बाद भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसे लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बोलता है और बोलता है यूसी मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद वहीं पर वो मर मतलब उसकी भी डेथ हो जाती है। यूसी को अब जाके सच्चाई का एहसास होता है, जिस बंदे ने उसे दुनिया में जान से ज़्यादा प्यार किया उसका उसने कभी भी अहमियत समझा नहीं, और जिस इंसान ने उसका इस्तेमाल किया जियांग
उसके लिए वो दुनिया इधर से उधर करने के लिए तैयार थी। हो सकता है कोई बहुत बड़ा मिसकन्फ्यूज़न हुआ हुआ होगा, लेकिन फिर भी यूसी बहुत रिग्रेट कर रही थी। वो अपने आप को गालियाँ दे रही थी कि एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान को उसने हेट किया पूरी लाइफ़, और उससे प्यार किया जो उसका कभी था ही नहीं। वो ये चीज़ तो मान चुकी थी कि अब चीज़ों को नहीं बदला जा सकता। वो बोलती है, "अगर दोबारा मुझे कोई मौका मिले फिर से तुम्हें प्यार करने का, उस टाइम पे मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करूँगी और किसी और से नहीं।" सेम ऐसा वो बोलती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और उसके बाद कुछ तो होता है टाइम लूप में, और उसके बाद यूसी अपने फ्लैशबैक में पहुँचती है। टेक्निकली इसको रीबर्थ बोला जा सकता है, लेकिन मैं फ्लैशबैक बोलना पसंद करूँगी क्योंकि चीज़ें पास्ट में चली जाती है। उस दिन पिछले 2 साल से जो भी हो रहा था उसका पहला दिन, 2 साल पहले जिस दिन हमारा जियान ने यूसी को सबके सामने उसे प्रपोज़ किया होता है। यूसी अचानक से ये रियलाइज़ करती है, वो तो शॉक में आती है। उसे समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले ने उसे एक मौका दिया हुआ था। उसके सामने जियान उसे प्रपोज़ करता है, यूसी इधर-उधर देखती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने इसी दिन इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था और यहीं से इसकी बर्बादी शुरू हुई थी। कि उसी को समझ में आ चुका था क्या करना है उस टाइम पे। वो जियान उसे बोलता है, "मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो तुम्हारा आंसर क्या है? सब लोग जानना चाहते हैं, मुझे तो पता है।" वो बोलती है, "प्यार? वो भी तुमसे? अक्ल की अंधी हूँ क्या मैं? तुम्हें लगता है कि मेरे सर पे कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ पा रहे हो, गधे।" बोलकर उसका फ्लावर वहीं पर फेंकती है। उसके बाद वहाँ से निकलने लगती है और जियान तो शॉक में आता है कि क्या चल रहा है, और हमें दिखाया जाता है तभी यूसी आगे की तरफ जाती है, ये सोचते हुए कि मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा। अगर मुझे एक मौका मिला हुआ है तो सब कुछ मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा। मैं दोबारा इन लोगों के चपेट में नहीं आ सकती। थोड़ा आगे जाती है यूसी और वो सोचती है, 1 सेकंड, आज मुझे इसने प्रपोज़ किया, अगर मैं इस दिन पे वापस आई हूँ, फ्लैशबैक में आई हूँ, अपना पास्ट में दोबारा आ चुकी हूँ, मीन्स यहीं रोड पर कहीं तो शेंग भी होगा। वो आएगा और उसे बहुत बुरा लगने वाला है, और उसने मुझे सबके सामने ये बोला था कि ये मेरी होने वाली वाइफ़ है, लेकिन मैंने उसको मुँह तोड़ जवाब देके वहाँ से अपने आप को सर्वाइव करवा लिया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं करना। तभी यूसी देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी एंट्री लेती है, और यस, राहमी का मेल सेम एंट्री लेता है। हाय कितना हैंडसम और कूल लग रहा है। सेम एक माफिया पर्सन था, और वो और जिया रिश्ते में काजल अंकल लगा करते थे। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है जो शेंग होता है वो आता है और वो बोलता है, मैं तो यहाँ पर अपने भतीजे की लव स्टोरी को देखने आया हुआ था। मैंने सुना हुआ है कि मेरी बीवी को मेरा भतीजा प्रपोज कर रहा था, तो मैं देख लूँ, लेकिन ये क्या, मेरी बीवी तो उसे टुकड़ा कर निकल रही है, क्या हुआ? कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग हो रहा है क्या यहाँ पर? किसी ने कट नहीं बोला क्या, किसी डायरेक्टर ने? तभी उसे जैसे उसे देखती है, भाग के उसके पास जाती है, उसे ज़ोर से हक करती है और वो बोलती है, मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे और इस बार मैं कोई भी गलती करना नहीं चाहती। वो शॉक में वो बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों कर रही हो यूसी? आर यू ओके? भूल गई क्या? मैं तो जानवर हूँ, और जो तुम्हारे सामने बंदा है वो शायद अच्छा इंसान होगा। वो बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर आता है और जियांग बोलता है, अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इट्स बेटर कि आप हमारे बीच में ना आए। आपको पता है आप दोनों का रिश्ता पक्का होने के बावजूद भी ये मुझसे प्यार करती है, मीन्स मेरे अंदर कुछ ऐसा होगा ना जो आपसे बेटर होगा। वो बोलता है, अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊँ करेगी। उसके बाद हियोजी बोल रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस गधे से क्यों प्यार करने लगी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तभी हम देखा जाता है सेम बोलता है, अब इससे प्यार करती हो या नहीं करती हो वो तो आई डोंट केयर, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूरी है कि मेरी बीवी होने के बाद कोई और उसके ऊपर हक जताए मैं बर्दाश्त कैसे करूँगा। तो घर पे बात करते बेबी बोलता है, उसके बाद वो उसके ऐसे साइड पर नेक पर थोड़ा मारता है और यूसी वहीं पर बेहोश होती है। उसके बाद सबके सामने से यूसी को गोदी में उठाकर वहाँ से वो निकल लेता है। दैट मीन्स हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे पता था कि जो जियांग है उसे प्रपोज़ करने वाला है और इसी को रोकने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ। और हमें दिखा जाता है, ओह! जो यूसी होती है वो जब अपनी आँखें खोलती है, होश में आती है, वो अपने आप को चैन से बंधा हुआ पाती है और उस शौक में वो देखती है उसकी आँखों के सामने शेन था। शेन को बोलती है, क्या है? तभी वो बोलता है, वो इंतज़ाम ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। वो बोलती है, पागल मैं क्यों भागूँगी? ये सुनने के बाद वो बोलता है, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम यहाँ पर मुझसे दूर जाने के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकती हो, तुम मेरे भतीजे को भी पटा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी नज़र में सिर्फ मैं बुरा हूँ, इस दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं ना, तो बुरा हो तो बुरा ही सही। अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँगा तो तुम उसके पास चले जाओगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए
आई एम डूइंग दिस फॉर यू, और मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और का होने भी नहीं दे सकता, भूल जाओ यूसी, ऐसा इस जन्म में तो नहीं होने वाला। यूसी सोचती है, अरे पागल आदमी, मैं तुम्हारे लिए तो हूँ ना, मुझे किसी और का होना भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे कौन बांध के रखता है। और उसके बाद जो शेन है वो उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी ऐसे चिपटी चिपटी बातों में मैं आ जाऊंगी, तुम एक बार मुझे गले लगाओगी तो मैं समझ जाऊंगा। मैं उसे इसके इतने नज़दीक जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उससे दूर जाने के लिए और जियान से साथ में भागने के लिए उसने आज एक को लिया हुआ है। वो अंदर जाता है, बाहर आता है दूध लेके, और उस टाइम पे वो उसी को उठाने के लिए बेडशीट की तरफ आता है। वो देखता है वहाँ पर कि जो यूसी है उसका वहाँ पर प्लेट था, और उस टाइम पे वो बोलता है, तुम जियान से भागने के लिए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी, तुम अपना फर्स्ट टाइम मेरे साथ, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मीन्स ही नेवर हैव बीन इंटीमेट टू एनीवन। और यूसी ये सब कुछ सुन रही थी, वो तो खुश हो जा रही होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं। और तभी वो उसे बोलता है, यूसी अपने आंखें खोलो। वो मन में सोच रहा होता है कि तुम्हें सब कुछ करना नहीं चाहिए था, आप कर दी हो तो तुम मुझसे दूर जा भी नहीं पाओगी। यूसी ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अभी अभी उठी है, ऐसे कि जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं और वो बोले होते हैं थोड़ी देर सोने दो ना, इस मूड पे यूसी उसकी तरफ देखती है। यूसी को वो उठने के लिए बोलता है, वो बोलते हैं थोड़ी देर मुझे सोना है, वो बोलता है। यूसी कल्ला याद है क्या हुआ है, वो अचानक से अपने आंखें खोलती है और वो बोलती है हाँ मुझे याद है। वो बोलता है, और भूलना मत कि कल्ला जो भी हुआ है उसमें तुमने फर्स्ट स्टेप लिया था। वो बोलते हैं वो मुझे पता है, तभी वो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम यहाँ से जियांग के साथ भागने के लिए तुमने जो भी किया हुआ है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं देने वाला। वो बोलते हैं अरे पागल इंसान, तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हारे दिमाग में इतना नहीं बैठता। अगर कोई लड़की किसी के साथ अपना फर्स्ट टाइम देने के लिए तैयार है, दैट मीन कि वो उसकी हुई ना, किसी और के बारे में क्यों बात कर रहे हो जब हम दोनों उसके साथ हैं। वो बोलता है क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसे जाने के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम्हारे लिए ये नॉर्मल होगा ना। वो बोलती है मैं लाइफ में किसी भी लड़के को इतने करीब आने नहीं दी हूँ, और पहला और आखिरी तुम ही हो, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं लास्ट टाइम जो भी थी जैसी भी थी वो मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन इतना यकीन मानो कि इसके बाद कभी भी मैं वो बेवकूफ़ी नहीं दोहराऊंगी। आई एम ऑल योर्स, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, ना कभी होगा ना कभी होने दूंगी। उससे बोलता है, और मैं लगता है कि तुम्हें यकीन कर लूँगा। वो बोलता है हाँ मैं कर, जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, तुम्हें यकीन तो करना पड़ेगा। उसके बहुत करीब जाता है, और उस टाइम पे यूशी जो होती है वो बोलती है तुम मेरे साथ जो भी करना है कर सकते हो, और मैं यहाँ से जाने वाली भी नहीं हूँ, कुछ करने वाली नहीं हूँ, टेंशन मत लो, आई एम ऑल योर्स। मेरी बेवकूफ़ी बहुत सारी होगी, मैंने गलती बहुत सारी होगी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें दोबारा हार्ट नहीं करूँगी, बोल के उसके बहुत करीब जाने वाली थी। तभी शेन उठता है और वो बोलता है कल रात तो मैंने तुम्हारी बातों पे आ चुका था, लेकिन अब नहीं, दोबारा मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना ईज़ी नहीं है। यूसी बोलता है, और वो बोलता है दोबारा किसी और के पास मत जाना। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। यूसी हँसने लगती है, वो समझ चुकी थी कि बंदे के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, उसको धीरे-धीरे करके उसका जो भी ज़ख्म है उसको सही करना पड़ेगा। वो समझ चुकी थी कि एक बार उसे आई लव यू बोलकर वो कन्विंस होने वाला तो नहीं था, लेकिन बेचारे को ये भी तो नहीं पता ना कि यूसी रिबर्थ से फिर से दोबारा एक उसे मौका मिला है, इस बार वो उन दोनों के बीच में सब कुछ सही करना चाहिए। उसके बाद तो शेन वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो यूसी होती है वो हँसने लगती है। तभी वो देखती है उसे कॉल आ रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके डैड का कल था फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर लास्ट लाइफ में अब नॉर्मली होता क्या है ना, उसके सौतेली मॉम, उसकी जो बहन है, उसका फियांसे चुड़ैल तो थे ही, मतलब उसके अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर तो उसका बाप एक नंबर का घटिया था, और उसने खुद अपनी बीबी नंबर 2 और अपनी बेटी के साथ मिलकर यूसी का गला दबाया था। और उसकी सिस्टर यूना है, उसने उसके सर पे बहुत जोर बड़े पत्थर से मारा था, मतलब टेक्निकली शेयर प्रॉपर्टी को पाने के लिए इन लोगों ने बहुत गंदा खेल रचाया हुआ था। यूसी अभी प्रेजेंट में वो सब कुछ याद करती है। वो सोचती है अरे मैं तो अपने बेबी के चक्कर में सब कुछ तो भूल चुकी थी, मुझे इनको भी तो याद दिलाना पड़ेगा ना, वो एम आई। और उसके बाद वो फ़ोन को उठाती है, वो बोलती है हाँ पापा बोलिए। तभी वो बोलते हैं तुम कहाँ पर हो, मैंने सुना कि तुम्हें शेंग ज़बरदस्ती उठा के लेके गया हुआ है। और ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या, मुझे कौन उठा के लेके आया, मैं तो खुद विलिंगली आई हूँ, मैं तो खुद चाहती थी यहाँ पर आना, आपको किसने बोला कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। और यूसी बोलती है
मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अगर मैं बेहोश ना होती तो भी मैं यहीं पर होती, उस घर में तो नहीं। और आप लोगों को किसने बोला मैं कि मेरा किडनैप हुआ है? मेरा खुद का पार्टनर मेरा किडनैप थोड़ी करेगा। जियान को गुस्सा आता है, वो फ़ोन छीनता है और वो बोलता है दिमाग खराब हो गया है उसे तुम्हारा, मेरे आँखों के सामने वो ज़बरदस्ती तुम्हें उठा के लेके आया था और तुम बोल रही हो कि तुम्हारा किडनैप नहीं हुआ है। वो बोलती है नहीं मेरा किडनैप नहीं हुआ है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं खुद आई हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है ना? और बातें कर रही होती है तभी हमें देखा जाता है वो ये बोलती है दुनिया में कोई आखिरी इंसान हो तो भी मैं तुमसे तो प्यार ना करती और मैं सिर्फ़ सैन से प्यार करती हूँ। उससे मैंने जितना प्यार किया किसी से भी नहीं किया। मुझे एक मौका मिला है उसके साथ रहने का और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ समझे बोल के गालियाँ देने लगती है। एज वेल एज हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर शेन और उसका जो अंकल होता है वो आए हुए होते हैं, मतलब नॉर्मली रिश्ते वाले अंकल नहीं बल्कि वो कुक वाले अंकल जो साथ में बहुत लंबे समय तक थे। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है अंकल मन ही मन में बहुत खुश थे क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है यूसी को सिंह कितना प्यार करता है। वो इस बात की वजह से खुश होने लगते कि मास्टर को फाइनली उनका प्यार मिल जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो मन ही मन में ये बोल रहा होता है कि किससे बात कर रही है और ये जो बोल रही है सच बोल रही है। मन में कुछ तो था बंदा लेकिन डाउट भी था उसको। एंड देन हमें दिखाया जाता है तभी वो अपने अंकल को बोलता है कि क्या आप मेरे लिए कुछ सूप बना के ले आ देंगे? मैं इससे बात करता हूँ। उसके बाद वो अंदर जाता है, यूसी फ़ोन पे बात कर रही होती है, फ़ोन को छीनता है। उसके बाद यूसी को बड़े पैशनेटली किस करने लगता है और लिटरली बहुत लंबे समय तक जहाँ पर वो छोड़ नहीं रहा होता है, फ़ोन को वो काट देता है। उसके बाद ये दोनों बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर ऑलरेडी आग लग चुका था, इनके प्लान के हिसाब से कुछ हुआ नहीं था, यूसी कंपनी के शेयर्स ना ही उसके डैड को दे दी थी, ना ही फियांसे को दे दी थी और उल्टा अब तो उसके हाथ में भी नहीं थी। मतलब ना उसके मैनिपुलेशन में, ना उसके कंट्रोल में। जिस बात की वजह से जियान बहुत ज़्यादा परेशान था। डैड और मॉम भी बिल्कुल भी खुश लग नहीं रहे होते और ना ही यूना। अब हमें दिखाया जाता है यूसी जो होती है वो देखती है शेन काम के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसके लिए कुछ स्वीट्स बना के लेके आई थी। और तभी जब यूसी उससे बोलती है ये खा के जाओ, वो बोलता है क्या मुझे खाना चाहिए? वो बोलती है हाँ। और तभी वो बोलता है कि तुमने सब कुछ कहाँ से सीखा? फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर रीबर्थ से पहले वाला सीन जहाँ पर जब शेर ने उसे 3 दिन तक कैद करके रखा हुआ था चैन से बात कर, तो उसका मूड सही करने के लिए वो उसके लिए स्वीट डिश बना के लेके आया था। यूसी बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें तुमने पॉइज़न डाला हो मुझे मारने के लिए। उसने बोला था तुम्हें मारने से पहले मैं खुद ही पॉइज़न कंज़्यूम करके अपने आप को ख़त्म करूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा, टेंशन मत लो। अभी प्रेज़ेंट में ही उसी वही सब कुछ याद करती है मन ही मन में और वो बोलती है एक्चुअली तुम बहुत बड़े डील को क्रैक करने जा रही हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मूड ख़राब हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेके आई हूँ, तो प्लीज़ खा लो। और तभी वो खाने वाला था, तभी अंकल आते हैं और बोलते हैं नहीं सर प्लीज़ मत खाइए, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस पे कुछ मिलाया है? ट्रस्ट मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यूशी जो होती है उसकी आँखों के सामने से वो पी लेता है और वो बोलता है अगर मुझे मौका अपनी वाइफ़ के हाथों से कुछ पी के मरने का मौका मिलता है देन आई विल बी ग्रेटफुल। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी वाइफ़ पे भरोसा है बोल के वहाँ से वो जाने लगता है। यूसी स्माइल करती है और बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो बोलता है डोंट वरी बेबी मैं आ जाऊँगा बहुत जल्द। बी अ गुड गर्ल और इतना मस्का मुझे मत लगाया करो क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत है लेकिन तुम्हारी इतनी स्वीटनेस की आदत नहीं वरना मैं टेंशन के मारे कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए बोल के बाय बोल के चला जाता है और उससे ऊपर की तरफ से देख रही थी जब तक वो गाड़ी से वहाँ से नहीं जा रहा था। यूसी को उसकी बहन नूना का कॉल आता है और यूना बोल रही होती है कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई तो जल्द से जल्द घर आ जाओ। यूसी घबराती है एंड देन शी रियलाइज ना 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 ये तो ट्रैप है। फ्लैशबैक में यही वाला बहाना लगा के उसको उन लोगों ने जंगल में ले जाकर ख़त्म किया हुआ था। अभी प्रेजेंट में यूसी बोलती है क्या मेरी मॉम को चोट आया है लेकिन टेंशन मत लो ना यूना तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मॉम डैड है ना वो संभाल लेंगे मेरी मॉम को। डैड उनसे इतना प्यार करते हैं। डोंट वरी मैं ट्राई करती हूँ आने का, आई डोंट नो आ पाऊँगी या नहीं। और फ़ोन को काट देती है और खुद ही हँसने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चारों लोग बैठे हुए थे यूसी का काम तमाम करने के लिए क्योंकि उनका प्लान के हिसाब से आज ही उसी को उन लोगों को ख़त्म करना था। अभी फिर से हमें दिखाया जाता है यूसी सोचती है मुझे शेन के लिए कुछ खाने की चीज़ें बनाना तो पड़ेगा। और उसके बाद नीचे की तरफ आती है कुक सर बोलते हैं कि कहाँ पर जा रहे हो? तभी वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे शेन के लिए कुछ खाना बनाना है तो मैं कुछ शॉपिंग करने जाऊँ, कुछ वेजिटेबल। वो बोलते क्या आपने आज तक मास्टर के लिए कुछ नहीं किया? तभी बोलते हैं कि मुझे उसका
दिल तो जीतना है ना और उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्लीज़ आप डाउट मत करो, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, मैं पहली वाली यूसी नहीं हूँ। बोल के बाय करती है और वो तो शॉक में आती है कि मास्टर के लिए इसके मन में इतना प्यार अचानक से कैसे आ गया। इन दिनों में दिखाया जाता है जो यूसी होती है वो जा रही होती है, फिर से उसकी बहन कॉल करती है और बोलती है तुम कहाँ पर हो? तुम अब तक क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें अपनी मॉम से प्यार नहीं है? प्लीज़ जल्दी आ जाओ, उनकी तबीयत खराब है। तभी वो बोलती है नहीं मुझे पता है मॉम की तबीयत बहुत खराब है, डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी, टेंशन मत लो। उसी मन-मन में सोच रही होती है कि मुझे उससे पहले इन लोगों का हिसाब-किताब तो करना पड़ेगा क्योंकि अपने हद से आगे बढ़ रहे हैं। सेम घर पे आता है तभी वो अंकल से पूछता है कि यूसी कहाँ पर है? वो बोलते हैं यूसी तो आपके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो बोलता है क्या? तभी बोलते हैं हाँ, उन्होंने बोला कि आपके लिए कुछ टेस्टी बनाना है इसलिए वो फेस्टिवल मार्केट गई है लेकिन अब तक नहीं आई। वो बोलता है कहीं वो भाग तो नहीं गई, उसके बाद वो वेजिटेबल मार्केट के लिए निकल लेता है। तभी हमें क्या जाता है, जैसे निकलता है यूसी तो बैग भर के इतने सारे वेजिटेबल लेके आई हुई थी और वो बोलते हैं शेन कहाँ पर है? वो बोलते हैं अरे आप कहीं भाग ना गए हैं सोच के वो तो आपको ढूँढने के लिए गए हैं। वो बोलते हैं अब तक उसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और वो बोलती है कौन सा दिन है आज? वो बोलते हैं 16 मार्च। 16 मार्च वही दिन था दरअसल जिस दिन जो सेन है, सेन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और ऐसा भी हो सकता था कि उस टाइम पे वो बचे या ना बचे, तो वो घबराती है और उसको रोकने के लिए उसके पीछे-पीछे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है शिन जब थोड़ा आगे जाता है तो उस टाइम पे वो रियलाइज़ करता है कि कोई तो गाड़ी है जो उसका पीछा कर रही है। उसके बाद दिखाया जाता है यूसी जो होती है वो तो नहीं पहुँची लेकिन सेन जो होता है वो पता कर चुका था, वो थोड़ा-सा सीक्रेट जगह पे उन लोगों को लेके चला जाता है ताकि उनका दिमाग थोड़ा भटका सके। बोलते हैं ना मतलब उनको अलग रास्ते में भटकाने के लिए एंड देन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है ये बंदा वही था जिसका सेन की कंपनी ने एक बार टेक ओवर किया हुआ था जिसकी कंपनी को, क्योंकि ये जो बंदा वांग है वो एक नंबर का गधा था और उसने अपनी कंपनी को डुबा दिया था। तो तब से उसे ऐसा लगता था कि जो शेन है उसने उससे धोखे से कंपनी हड़प लिया। इस बात की वजह से हमेशा शेन की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था। वो बोलता है आज फाइनली तुम मिल गए। शेन वहाँ पर अच्छा खासा लड़ाई करता है, मतलब उनकी वाट लगवा देता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है ना बहुत सारे लोग थे। अब भले ही हमारा हीरो है लेकिन इतना भी पावर नहीं था कि 100 लोगों के साथ अकेले लड़ सके। होता ऐसा है उसके ऊपर एक बहुत बड़े रॉड से वो बंदा मारने ही वाला था, कोई तो गुलेल से कंटीर से उसके हाथ पे मारने लगता है। एंड देन हमें दिखा जाता है ये तो यूसी थी, यूसी वहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद उनके लोग यूसी को पकड़ लेते हैं, यूसी को भी शेन के सामने फेंका जाता है। इनको अब तक नहीं पता कि ये उसकी फियांसी है, मतलब उसकी बीवी है। और हमें दिखाया जाता है एक बोलता है पागल हो गई यूसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मरना है क्या? वो बोलते हैं हाँ मुझे मरना है। अकेले क्यों मरूँगी मैं? यहाँ पर आके मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हीरोइन को ही हीरो बचाए, कभी-कभी हीरोइन को भी बचाना पड़ता है और मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई हुई हूँ। वो बोलता है पागल हो गए हो, यहाँ पर ना स्मार्ट मत बनो, यहाँ से जाओ। वो बोलते हैं नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। वो बोलता है नहीं आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर बच पाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाए ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा मरने के बावजूद। प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर। वो बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं। मरने की बातें तो करो ही मत क्योंकि तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों साथ में बच्चे करेंगे, हम 20 में साथ रहेंगे, 30 में साथ रहेंगे, 40, 50, 60, 70 जितना भी बच जाएगा हम हमेशा साथ रहेंगे, एक-दूसरे से प्यार करेंगे और हमें कभी कोई अलग कर नहीं सकता क्योंकि मैंने सिर्फ़ तुमसे प्यार किया है, किसी और से कभी भी प्यार नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी? इससे अच्छा ये है कि मैं भी लड़ूँगी यहाँ पर, मैं भी सबको दिखाऊँगी कि मैं किसकी वाइफ़ हूँ, ठीक है ना मैं? वो बोलता है क्या? वो बोलती है हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। वो बोलता है वाले मुझे ये सुनने के लिए मैंने बहुत वेट किया है उसे, लेकिन लगता है टाइम ना बहुत गलत पड़ चुका है। वो बोलती कुछ गलत नहीं पड़ा है, डोंट वरी हस्बैंड, मैं तुम्हें बचा लूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूसी होती है वो उसे हग करती है, बोलती है तुमने बहुत कुछ अकेले झेला हुआ है लेकिन अब मेरी बारी है, जो भी होता है हम दोनों साथ में करेंगे बेबी, ऐसा हो। बोलते हैं उसके बाद वो बोलते हैं रुको मुझे थोड़ा-सा काम करने दो। उसके बाद बहुत बड़ा रॉड उठाती है और ऐसे झांसी की रानी वो वहाँ पर अकेले उन लोगों की धुलाई करने के लिए निकलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसे जो होती है वो रॉड निकाल के उनके पास जाती है और बोलती है अगर किसी ने उसको हाथ भी लगाया मैं जान ले लूँगी। सब लोग हँसने लगते हैं कि मतलब ये दूसरी लड़की नौटंकी कर रही है और ऐसे दिखा रही है कि इसकी जान बचा लेगी। वो तो वहाँ पर शेन का मज़ाक उड़ाने लगते हैं कि आज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बीवी भी गई। तो अभी वो टेंशन में था, अगर आज यूशी को कुछ हुआ तो वो माफ़ ना कर पाता। यूशी बोलती है कि मैं अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसे
बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन मैन है ना, एक जेंटलमैन है और कभी भी अपने प्यार को ऐसे रिस्क में तो डालना नहीं चाहता था। दैट्स व्हाई वो टेंशन में था, बड़ा घबराया हुआ था। वो बोलने लगता है कि यूशी को कुछ मत करो, लेकिन नहीं, यूशी घबराती है। उसके बाद वो वहाँ पर लाठी बरसाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले यूशी को कुछ होता, लकीली शिन के लोग उससे ट्रैक करके आ पहुँचते और सबको ऑन द स्पॉट वहीं पर टपका देते और ये जो वांगी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि इनका फोकस वांग को मारने से ज़्यादा अपने बॉस को बचाने में था। उसके बाद ये लोग उसे लेकर घर की तरफ निकल लेते, जहाँ पर रास्ते में जो शिन है वो यूसी का नाम ले रहा था आधे उसमें भी, और यूसी उसको जल्द से जल्द घर पे पहुंचाने के लिए ड्राइवर को बोलने लग जाती है, बिकॉज शी वॉज रियली वरीड और टेंशन में थी। करने से उसका बाप उसे कॉल किए जा रहा है होता है। यूसी परेशान हो गए, फ़ोन को जब रिसीव करती है तो वो लोग उसका वेट कर रहे थे, वहीं से उसे गालियाँ दे रहे थे कि तुम आने वाले थे, अब तक क्यों नहीं आए। वहाँ पर वो काँप रहे होते। तब पता चलता है कि इनका प्लान था आज यूसी की जान लेने का, लेकिन आज उसका उसके प्यार की तरफ जाना, मतलब प्यार को बचाने के लिए, शिन को बचाने के लिए उसके पीछे जाना ही उसकी जान को बचा लिया था। हालाँकि उसे पता था उसके साथ वहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन वो प्लान करके तो जाने वाली थी, लेकिन उसका हो नहीं पाया। यूसुफ को इतना गुस्सा है ना, उसके मुँह पे फ़ोन काट देती है। उसके बाद वो शिन की तरफ फ़ोकस करती है। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं, चोट बस मामूली है, हो जाएगा ठीक, इतना ज़्यादा नहीं, मेडिसिन देके। और उसके बाद यूसी शिन की साइड पर ही थी, वो उससे बोलता है कि तुम्हें वहाँ से निकल लेना चाहिए था, मेरी वजह से तुम अपने आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती, मैंने तुम्हें ये राइट तो नहीं दिया है ना। और तभी वो बोलती है, और मैं तुम्हें मेरे बगैर मरने का राइट भी नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों साथ में रहेंगे या फिर साथ में मरेंगे, अकेले तो जाने का परमिशन मैं भी नहीं दे सकती। ऐसा वो बोलती है, बड़ा सेंटी लाइन मारती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद शेना भी थोड़ा बेटर था, और उसके बाद यूसी उसको साफ करने के लिए उसके कपड़े ओपन करने लगती है। ऑकवर्ड तो मान रही होती है, लेकिन बेशर्म शिन उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो। हाँ, हम दोनों ने लीगली मैरिज नहीं की, लेकिन मैंने तो माना हुआ है तुम्हें अपनी वाइफ। तो अगर तुम्हें मुझे टच करना है तो ऐसे ही बोल दो, मैं फ्रीली तुम्हें अपने आप को टच करने दूंगा। कहाँ पर टच करना है बोलो, यहाँ पर करना है, वहाँ पर करना है, बोल के अपने हाथ को इधर उधर टहलवा रहा होता है। उसे ऑकवर्ड मानती है और उसके बाद वो बोलती है, पागल हो क्यों, इतने भी सेमलेस मत बनो। वो बोलता है, क्यों, तुमने जियान के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें अजीब लग रहा है, नहीं बात तो नहीं है ना तुम्हारे लिए। और वो बोलते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रख रही थी। और तभी उससे मन ही मन में ये बोला होता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा ना, मैं तुम्हें लॉक करके रखूंगा, क्योंकि तुम इतना अच्छा हो रहे दिख रही हो ना। वो बोलती है, वो बोलता है, तुम इतनी अच्छी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ, इतने अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हो, मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ तुमसे जुदाई होना। वो बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो बोलते क्या था, चलो साथ में बोलते। उस टाइम पे वो बोलते, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। दोनों का ही सेम था डायलॉग। उसके बाद दूसरा लाइन यूसी बोलते, प्लीज़ लेट्स गेट मैरिड। वो शॉक में, वो बोलता है, सोच लो, मुझसे शादी करने के बाद तुम जा ही नहीं पाओगे कहीं पर, अगर जाने के बारे में सोचा तो भी मैं तुम्हें चैन से बात के रखूँगा। वो बोलती है, ठीक है, ट्राई करके देखो, क्या पता मुझे अच्छा लगे या तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी और मुझे अपना प्यार प्रूव करना है तुम्हारे सामने, तो मैं तो कुछ भी कर लूँगी। एंड यस आई एम रेडी, लेट्स गेट मैरिड। वो बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बोलती है, हाँ, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया, अब तुम्हारा पता नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब हो सकती है तो देन तुम विचार सकते हो, मैं तो नहीं हटने वाली, लेट्स गेट मैरिड। ऐसा वो बोल देती है। और उस टाइम पे वो बोलता है, चलो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो लेट्स गेट मैरिड, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तुमसे शादी करने में, लेकिन तुम्हें दिक्कत हो सकती है। वो बोलते हैं, डोंट वरी, मुझे पता है अपने हस्बैंड को कैसे काबू पे लाना है। वो स्माइल करता है और उसके बाद सिन को यहीं पर काटा जाता है। होती है, वो शिन के लिए मिल्क लेके आई थी, लेकिन सिन को तो मिल्क पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए पीना तो पड़ेगा ना। इसी बात की वजह से उसी कुछ और तरीका लगाती है, जिसपे उन दोनों का एक बड़ा प्यारा रोमांटिक मूवमेंट भी दिखाया जाता है। लाइक लिटरली ये बड़ा प्यारा मोमेंट था दोनों के। यूसी नहीं चाहती थी कि शिन बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था और शिन को वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है तभी जो यूसी होती है उससे बोलती है कि अभी अभी हम दोनों मैच ब्यूरो ऑफिस
पहुँच के आई है, हम दोनों लीगली मैरिड है, हम दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट हाथ पर है और अब तुम्हें ना मुझ पे भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम्हें इतना तो भरोसा है ना? वो बोलता है, आई नो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन तुम श्योर हो ना मैं वहाँ पर ना जाऊँ? वो बोलती है, नहीं, तुम मत आओ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी मॉम के सामान लेने के लिए ही आना है, बाकी कुछ नहीं है और ऐसे भी वहाँ पर जाके जो लोग मुझे पसंद नहीं, वो लोग तुम्हें भी पसंद नहीं आएँगे और वो लोग 2 बातें करेंगे, तुम उनके सर फोड़ोगे और फोकट में मुझे अपने वेडिंग नाइट पे अपने हस्बैंड को पुलिस स्टेशन लेने नहीं जाना, तो प्लीज़ बेबी यहीं पर रुको, ठीक है ना? बोल के उसको किस करती है उसके होठों पे, वो तो शॉक में लेकिन खुश बड़ा था और उससे बोलता है, 1 घंटा वेट करूँगा यहाँ पर, तुम अपना सारा काम निपटाओ, मैं नैप ले लेता हूँ। अगर 1 घंटे में भी ना आई ना मैं आ जाऊँगा। वो बोलता है, ठीक है बाय बेबी बोल के चली जाती है अंदर। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ना उसको अपने टॉप बात करने की ट्राई कर रहा होता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी। अंकल ने जोक किया, वो बहुत ज़्यादा सेमलेस हरकतें थी, आई नो, और तुम्हें मैच हुई होगी, तुम्हें वहाँ पर रहने में बिल्कुल भी अच्छा ना लगा होगा। वो बोलती है, मैंने तो कल में ही बोला था, मैं यहाँ पर बड़े मज़े में हूँ एंड आई एम हैप्पी, आई एम सैटिस्फाइड, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम रियलिटी से बनना नहीं चाहते, बोलती है और उसके बाद ऊपर वाले माले में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम का फ़ोटो लेती है। मन ही मन में ये सोचती है कि मॉम, मैं सब कुछ नॉर्मल करूँगी, ट्रस्ट मी, आपकी बेटी इतनी भी नाकारी नहीं है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो मॉम होती है उसका फ़ोटो लेके नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पर डैड अब बोलने लगती है कि तुम अपनी मॉम का फ़ोटो लेके कहाँ पर जा रही हो? तभी जियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, चलो सब साथ में बात करते हैं, मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया है और अंकल तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर लेके गए तो प्लीज़। तभी वो बोलते हैं ठीक है बात करने के लिए आते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूसी होती है वो उससे बोलती है, हाँ बोलो क्या अब क्या है? तभी डैड बोलते हैं, अब तुम तो कुछ कर नहीं पाओगी तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसके साथ मैरिज करनी है जियान के साथ और साथ में तुम्हें कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम पे करवा देने हैं। वो बोलते हैं, डैड आप ये क्या बोल रही हो? आप भूल गए क्या? कंपनी तो मॉम के नाम पर है और उनकी इकलौती वारिस होने के नाते से सब कुछ मेरा है, आपको अच्छी तरह से पता है और आप कैसे बोल सकते हो कि आपको सब कुछ चाहिए? मैं क्यों दूँगी? मैं हूँ ना। और वो बोलते हैं, पर तुम्हें तो कभी इंटरेस्ट नहीं था ना बिज़नेस में। यूसी बोलते हैं, हाँ डैड मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस में लेकिन अब इंटरेस्ट है और मैं हक से सब कुछ अपने नाम पे करवाना चाहती हूँ। डैड गुस्से में आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब बुड्ढा इतने टाइम से यूसी के मॉम की प्रॉपर्टी के लिए तो इतना कुछ कांड कर चुका था ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ तो उसे बोलना था। यूसी बोलते हैं, डैड आपको समझ नहीं आता, सब कुछ मेरा है, मेरी माँ का है, तुम ये सब कुछ हासिल कर सकती हो, मेरा है, मैं ही हूँ इस खानदान की इकलौती वारिस। तो अभी मुझे सब कुछ चाहिए और आप लोग मुझे परेशान करना बंद कीजिए क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है आपका और हमारा रिश्ता इतना अच्छा है नहीं। वो बोलते हैं, बेटा तुम ना बहुत टेंशन में हो, एक बार जियान के साथ मैरिज कर लो ना उसके बाद। वो बोलते हैं, हाँ और तुम जियान अकल के अंधे कुत्ते आदमी, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ना ही मुझे तुम पे कुछ इंटरेस्ट है, फिर भी तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू एनीमोर, ना ही मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, बस मैं अकल की अंधी थी। वो बोलता है, आई नो तुम ना वहाँ पर सिंह के साथ रही हो ना इसलिए उसने मैनिपुलेट किया होगा, उसने ये सब कुछ बोलने के लिए मजबूर किया होगा तुम्हें। वो बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे हाँ शादी से याद आया, मैंने और शेन ने मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लिया हुआ है तो टेक्निकली मैं उसकी लीगली वेटेड वाइफ हूँ, तो अब मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, पता है ना। डैड बोलते हैं कि तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? बोलते क्यों नहीं कर सकती, पावरफुल है, अच्छा है, वो हार्ड वर्किंग है और सबसे अच्छी बात मुझसे तो बहुत बेटर है और इस गधे से तो लाख गुना बेटर है, मुझे खुश रहेगा, मुझसे प्यार करता है, एक लड़के को उससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा ना डैड, क्योंकि मॉम ने भी तो आपके साथ इसलिए तो शादी की थी, आप भूल गए। पापा का तो मुँह वहीं पर वो बंद करवाती है। डैड का तो दिमाग खराब हो गया और हमें दिखाया जाता है तभी वो बोलने लगते हैं कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? वो बोलते हैं कि क्यों नहीं कर सकती? इस गधे के लिए सब कुछ करने से अच्छा है उस इंसान के लिए करो जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और प्यार जैसी चीज़ें आप थोड़ी समझेंगे डैड, क्योंकि आपने तो कभी लाइफ में किसी से प्यार किया ही नहीं ना। आपके लिए तो पैसा और प्रॉपर्टी बार नहीं 100 बार, लाखों बार मैं सिर्फ़ शेन से प्यार करती हूँ। शेन के साथ मैं मैरिज करके आई हूँ। आज के बाद मैं उसका लीगली वेटेड वाइफ हूँ और आप लोगों की हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि शेन की बीवी के ऊपर हाथ भी उठाए या फिर उसको टच भी करे। वो तो जान होता है उसे इतना गुस्सा है, वो एक तमाचा लगा ही देता है उसको अकल सही करने के लिए। तभी बोलते हैं तुम्हें मुझे मारना है, कोई बात नहीं। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो कि शेन इज़ फार बेटर देन यू, या फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि तुम आज हार गए हो। यू आर जस्ट अ लूज़र, यू आर बोर्न टू बी लूज़र। उसे जोर का तमाचा लगाता है। तभी कॉल आता है और कॉल रिसीव नहीं करती तो यूशी का मैसेज आता है कि
2 मिनट में मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। यूशी बोलती है, हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन गधे ना कभी किसी से प्यार नहीं करते। तुम लोग ना बस दूसरों का खून चूसना जानती हो। ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरा फियांसे, सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम लोग यहाँ पर बस अच्छा होने का ढोंग रचते हो। तुम लोगों ने हमेशा मेरे बारे में उल्टी-सीधी बातें कही हुई है। मारना है मुझे मारो, मारो बोल के ओह! जो जियान के हाथों से खुद को तमाचा पड़वा रही थी, उसको खून आता है, वो ज़मीन में गिरती है। यूना बोलती है, पागल हो गए तुम, अपने आप को क्यों स्लैप करवा रही हो? ये तो जियान तो समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है, ये लड़की पागल-वागल ना हो गई हो? और तभी मेड आवाज़ लगाती है कि मिस्टर सेन आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे सेन अंदर आता है तो यूशी ऐसा दिखाती है कि इन लोगों ने अभी उससे भर-भर के पीटा हुआ है। मतलब जो एक होता है ना भोला-सा चेहरा और वो जो आँखों में आँसू और फेस से तो स्कार दिख ही रहा था कि उससे बहुत मार पड़ी है। अब आपको क्या लगता है कि शेन इन लोगों को ज़िंदा छोड़ने वाला है या फिर ज़िंदा ही दफना देगा? शेन को देखते हुए यूसी बोलती है, बेबी, और उसका जो हाल था अब जियान समझता है कि यूसी उसको खुद क्यों पिटवा रही थी। वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही, अगर आपको एक नहीं आ रहा था इनसे पूछो। उसे उठाता है और पहले तो अपना माथा पकड़ता है, उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोड़ा मंगवाता है, मतलब होता है ना जो पीटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो उसकी धुलाई होती है वहाँ पर, आज तो उसकी जान जाते-जाते बची। उसके बाद इनफैक्ट वहाँ पर एक चाकू था, जो सीधा उसके हाथ में घुसा देता है, निकालता है एंड लिटरली आई एम एक्सप्लेनिंग, जो देखने में इतना मज़ेदार था कि उसी को देखकर इतना सुकून में थी, सब लोग तो पहुँचे हो गए थे। एजुअल में दिखाया जाता है वहाँ पर शेन जो होता है वो बोलता है, गलती कर दी, मेरी वाइफ़ को टच करना नहीं है ना। जब मैं बोलता हूँ मेरे लोगों से दूर रहा करो तो क्यों नहीं समझ में आता? तू तो मेरे खानदान को बिलॉन्ग करता है ना, तुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहता हूँ? एजुअल में देखा जाता है। उसके बाद वो अपने बंदों को बोलता है कि इसको ड्रग फैक्ट्री में फेंकवा दो, वहाँ पर वो 24 आवर काम करेगा। अगर ये सोने की भी ट्राई करे ना, एक बार नींद आती है ना उसको, 4 को रिवर्स आओ बोल के उसे भगा देता है। इस में देखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर पापा जो थे वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है और मैंने ये भी सुना था कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। आई डोंट केयर, सारी दुनिया तुमसे डरती होगी, मैं नहीं डरता। बस मेरी बेटी ने तुम्हें जो मेरी वाइफ़ के जितने भी शेयर्स हैं वो दिए हुए हैं, वो वापस लौटाओ। वो बोलता है, क्या? वो बोलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ शेयर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेरे मॉम की मम्मी तुम्हारी है बेबी, हैप्पी वेडिंग डे। वो बोलता है, अच्छा। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे अपनी फैमिली, मतलब अपने सो कॉल्ड टॉक्सिक फैमिली से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपने हस्बैंड के नाम पे सब कुछ कर दी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, शेन बोलता है, ससुर जी मुझे पता तो नहीं था कि मेरी वाइफ ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी हुई है मुझे, लेकिन आपको पता नहीं है क्या, गिफ्ट कभी वापस नहीं लौटाया जाता, और स्पेशली उनको तो नहीं जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो। बोला जाता है गिफ्ट लौटाने से ना वो इंसान आपसे दूर होता है, और मैं आपकी बेटी को अपने आप से दूर करने का चांस तो नहीं ले सकता, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के उससे लेके चला जाता है। ये उसी की आंखों में आज एक विनिंग मोमेंट वाला जो भी था ना, मतलब जो जीती है वो अपनी टॉक्सिक फैमिली से, वो था, वो बहुत खुश थी। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद डैड परेशान होने लगते हैं और यूना को डांटने लगते हैं कि हम लोग इतना बड़ा प्लान कर रहे थे और ये तो बाजी मार गया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि शेन तो इंसान नहीं जानवर है, वो यूसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेगा। तभी वो बोलती तो है कि हम क्या कर सकते हैं, मॉम आइडिया देती है कि तुम ना जाके शेन को पटा लो, ऐसे भी हमारी जितनी भी मेहनत की चीज़ है वो सब कुछ उसी के पास है, अगर उसे पटा लो और सब कुछ वापस कर पाओ, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे डर लगता है, वो इंसान नहीं जानवर है, मैंने सुना हुआ है वो किसी को मारने से पहले सोचता नहीं, देखा नहीं ना क्या, अभी खुद के भतीजे के हाथों को क्या कर दिया उसने। और ये सुनने के बाद वो बोलती कि नहीं नहीं, एक बार तुम सब कुछ अपने नाम पे कर पाओ ना तो तुम शहर की सबसे रिचेस्ट वुमन भी बन सकती हो, तो यूसी तो कुछ नहीं है, तुम जाओ और शेन का दिल जीतो। ये सुनने के बाद उनका इन तीनों को ही, मतलब तीनों को, तीनों गधों को ही लगता है कि ये प्लान बड़ा